हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग इंग्लिश की उस बात को जानने वाले हैं जहां पर आपने आज तक जाना भी नहीं है और जानने की हमने कोशिश भी नहीं की। इफ यू वांट टू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, तो आपको यह बात जाननी जरूरी होगी। EMRS की वैकेंसी आप सबके सामने है। आने वाले समय में TGT, PGT की वैकेंसी आपके सामने होगी और आने वाले समय में LT ग्रेड का भी विज्ञापन आपके सामने देखने को आपको मिलेगा। यानी आपको मैं बता दूं कि इसके पहले जितनी भी बातों का डिस्कशन हम करने वाले हैं, उन सभी बातों का डिस्कशन आज एक ऐसे लेवल पर हम लोग करने वाले हैं जहां पर आपको सफलता 100% मिल जानी है। तो सबसे पहली बात आपको मैं बताना और कहना चाहूंगा कि आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे। और ये याद रखिएगा, कंप्लीट हिस्ट्री की मैं बात करूंगा। कंप्लीट हिस्ट्री, ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़ा करके छोड़ दूं। अरुणेश मिश्रा भैया, स्वागत है सभी का। तेजी से वीडियो में जुड़ो और वीडियो को लाइक करो और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दो। वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि एक बेहतरीन सी क्लास अगर आपको लेनी है तो इसके लिए आपको एक बेहतरीन सा एनालिसिस के लिए आपको कहीं ना कहीं चीजों को देखना, समझना और जुड़ना होगा। फटाफट सभी लोग जुड़ जाएं और हम आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, इंग्लिश लिटरेचर की बात मैं करूं तो आपने सभी लोगों को पता है कि एवरीथिंग हैज ए हिस्ट्री। इस संसार में जो भी कुछ है ना, उसका अपना एक इतिहास है। इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास का मतलब यह होता है कि व्हाट यू हैव इन प्रेजेंट। आपके पास इस वर्तमान में जो कुछ भी देखने को मिल रहा है ना, वो वास्तव में इसके पहले कैसा था। और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो अगर मैं बात करूं, वॉट एवर आई एम टॉकिंग टू अनदर थिंग्स एंड अदर, जो भी किसी भी तरह की बात मैं करता हूं, अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करता हूं तो उसका अपना एक इतिहास है। उस इतिहास को लेकर के आज हम बात करना चाहेंगे और सब एनर्जी के साथ जुड़ जाओ बेहतरीन तरीके से, तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा। आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है बहुत पुरानी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो हिस्ट्री की बात मैं अभी करने वाला हूं, इसका आपके EMRS में यूज थोड़ा होगा, लेकिन इसके बाद जो मैं बताऊंगा उसका भरपूर यूज होगा। आपको सर्वप्रथम मैं बता दूं कि किस तरह से आखिर इनका जो डिवीजन है, वो डिवीजन किस तरीके से काम करता है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात अगर करी जाए तो इसमें डिवीजन्स होते हैं अलग अलग तरह के। अलग अलग तरह के डिवीजन्स यहां पर देखने को मिलते हैं। तो आइए आज की जो बातें हैं उन बातों का एक एक करके खुलासा किया जाए, और बातों का खुलासा करने के बाद हम उन सभी गतिविधियों पर काम करेंगे जो एक बेहतरीन सी गतिविधि को लेकर चलेगा। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पूरी की पूरी अंग्रेजी के इतिहास का जिक्र आज मैं करने वाला हूं। और अंग्रेजी के इतिहास की अगर बात की जाए तो पूरा का पूरा अंग्रेजी का इतिहास या किसी भी चीज का इतिहास कुछ ही चीजों पर डिपेंडेंट था। जैसे तीन बातों का जिक्र बड़ा बेहतरीन सा आता है
एक तो कोई पॉलिटिकल सिचुएशन रही होगी, पॉलिटिकल सिचुएशन रही होगी, या तो कोई सोशल सिचुएशन रही होगी, और या ही रिलीजियस सिचुएशन रही होगी। इन तीन सिचुएशन पर ही पूरा का पूरा हमारा इतिहास काम करता है, पूरा का पूरा इतिहास काम करता है। और इन तीन सेगमेंट को हमें बहुत ही अच्छे ढंग से समझकर चलना होगा, बहुत अच्छे ढंग से समझ के चलना होगा। तो अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट इन इंग्लिश, तो इंग्लिश आती कैसे है, किस तरीके से स्प्रेड आउट होती है, किस तरह से पूरे के पूरे इंग्लैंड में ये अंग्रेजी स्प्रेड आउट होकर के पूरी की पूरी इंग्लैंड को सराउंडेड कर लेती है, छाप लिए जाती है। अगर मैं इसकी आउटलाइन की बात करूं, इसके आउटलाइन की बात करें तो इसके आउटलाइन में एक सेगमेंट तैयार किया जाता है जिसे कहते हैं ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। ओल्ड इंग्लिश को एक ऐसी सीन या इसी को डार्क एज का नाम दिया। याद रखिएगा, डार्क एज ये नहीं था, मगर डार्क एज से इन्फ्लुएंस पूरी तरीके से था, यानी डार्क एज का बहुत बड़ा असर इस पर था, बहुत बड़ा असर था। अगर इसके टाइम पीरियड की मैं बात करूं, अभी मैं सारी बातें इसकी करता हूं, परेशान मत होना। अगर मैं ओल्ड इंग्लिश की बात करता हूं तो ओल्ड इंग्लिश की पूरी बातें हम पहले इसकी आउटलाइन लिख दें, फिर हम एक एक करके चीजों को समझना शुरू करें। इसके टाइम पीरियड की अगर बात करूं तो 450 टू 1066 था। याद रखिएगा, ये आपको बुक्स में देखने को बहुत अच्छे ढंग से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन याद रखना कि 450 410 से ये कहानी शुरू हो जाती है। 410 से ये हिस्ट्री शुरू हो जाती है इस डार्क एज का, मगर 450 में जब ट्राइब्स बनकर के आक्रमण करना शुरू कर देते हैं, तब से इसकी हिस्ट्री हमारे बुक्स में, हमारे किताबों में आनी शुरू हो जाती है। बात समझ में आई? इसी के बाद एक आपको एक नया पीरियड देखने को मिलता है इसके जस्ट बाद, इसी के जस्ट बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड देखने को मिलेगा। मिडिल इंग्लिश पीरियड देखने को मिल जाता है यही वक्त। ये 1500 सदी तक चलता है, बहुत ध्यान सुनिएगा, 1500 तक चलता है, यानी 1066 टू 1500, यानी यही वो वक्त होता है एलिजाबेथ का टाइम, यही वो वक्त एलिजाबेथ का टाइम होता है। इसी के जस्ट बाद एक पीरियड तैयार किया है रेनेसां। रेनेसां पीरियड इसी के जस्ट बाद आता है। इसी के जस्ट बाद ये 100 वर्षों का होता है, और यही वो वक्त होता है जिसे हम शेक्सपियरियन टाइम भी कहते हैं, शेक्सपियरियन टाइम भी कहते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा। इसी समय पर ट्रेजेडीज, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरीज बहुत ज्यादा तरीके से लिखी और समझी गई। यही वो वक्त था, यही वो वक्त था। इसी के तुरंत बाद नियो क्लासिकल पीरियड आता है। नियो क्लासिकल पीरियड, जस्ट आफ्टर दैट
coming the neoclassical period. सिक्सटीन 00 से 1785, 1600 से 1785 तक चलने वाला ये एज रहा। इसी के बाद बहुत सुंदर बातें आती हैं और वो कहलाती हैं रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड की बात करें तो 1785 से 1832 तक का काम रहा। ध्यान रखिएगा, 1785 से 1832 तक का ये सीन सामने आया है। अभी याद रखिएगा कि इन सभी एजेस के अंदर भी सब एजेस हैं, यहीं पर वो कहानी नहीं समाप्त हो जाती, ठीक है ना। When will we discuss about the separate video of this topic, then just I will discuss all our things to related that topics. द विक्टोरियन एज की बात करें तो द विक्टोरियन एज आता है, द विक्टोरियन एज इसके बाद आता है 1832 टू 1901 और यही मॉडर्न एज स्टार्ट हो जाता है। मॉडर्न एज जिसे आप एडवर्डियन भी कह सकते हो, गॉर्जियन भी यहीं से स्टार्ट हो जाता है ना। ये मॉडर्न एज में आ जाता है, मॉडर्न टाइम में। द एडवर्डियन पीरियड, द एडवर्डियन पीरियड आ जाता है और इसी को 1901 से 1914 तक चला। नाइनटीन 1901 से 1914 तक का ये पीरियड रहा। 1901 टू 1914। एक पीरियड और यहां आता है जो कॉजियन पीरियड रहा। ये 1910 से स्टार्ट होता है, 1910 से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है ना। 1936 और इसके बाद आपका प्योर, जिसे कहते हो प्योर मॉडर्न पीरियड आ जाता है। प्योर मॉडर्न पीरियड आ जाता है और ये कह सकते हो कि 20th सेंचुरी, कंप्लीट 20th सेंचुरी से अभी तक जो चल रहा है मॉडर्न ही है, मॉडर्न ही है, ठीक है ना। हाँ, इसी में आपको पोस्ट मॉडर्न और अर्ली मॉडर्न का जिक्र है, इसी में है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, ध्यान रखना। अब हम एक बात कहना चाहेंगे, अगर मैं मिडिल एज इंग्लिश की बात करूं, ओल्ड इंग्लिश की बात करूं, रेनेसा करूं, वन बाय वन आपको सभी टॉपिक्स की मैं बात करूंगा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ओल्ड इंग्लिश, व्हाट इज द ओल्ड इंग्लिश, और कब आई, किस तरीके से इसका पूरे के पूरे साम्राज्य में फैलना, किस तरीके से ये पूरे के पूरे साम्राज्य में काम करना, वो सारी चीजें हम यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, एक पुरानी सी छोटी सी बात बता दूं, जो कि अगर
पूरे के पूरे इंग्लिश लिटरेचर में हमने आपसे बात बताई है, तो पूरे के पूरे मैंने अंग्रेजी के 450 टू 20th सेंचुरी तक की बात मैंने बता दी, यानी 450 टू 20th सेंचुरी, 450 टू 20th सेंचुरी तक की मैंने बात आपको बता दिया। अब यहां पर जो धीरे धीरे एक चीज रिलेट करनी है, वो क्या रिलेट करनी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर इफ आई टॉक अबाउट द मॉडर्न एज, सॉरी ओल्ड इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ द टॉपिक, and you can say the English is start from the old English, but this is not correct। and जब भी अगर मैं बात करूं तो ये इंग्लिश आपकी ओल्ड इंग्लिश से नहीं और बहुत पहले से शुरू हो गई थी, मगर धीरे धीरे इंग्लिश आ रही थी। सो मेरे प्यारे मित्रों, ओल्ड इंग्लिश की अगर बात की जाए तो मैं पहली बात और पहला डिस्कशन ओल्ड इंग्लिश के साथ रखना चाहूंगा। ओल्ड इंग्लिश यही वो इंग्लिश है जब बहुत सारे युद्ध होते नजर आए, 410 या 450 टू 1066। इस बात का आज हम जिक्र करेंगे, इसी बात का आज हम जिक्र करेंगे, याद रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा इंग्लिश पीरियड था, ओल्ड इंग्लिश एक ऐसा इंग्लिश पीरियड था, ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, वो भी मैं बता दे रहा हूं। देयर इज अ नॉट मच मोर आउटपुट्स ऑफ इंग्लिश, देयर वर not more output of the English literature। यहां पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ओल्ड इंग्लिश में अंग्रेजी को लेकर, इंग्लिश को लेकर के बहुत सारे आउटपुट नहीं मिलते थे। Then how can possible to expand things all the related in English? इंग्लिश से रिलेटेड जब आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा, then how can possible to expand this? It is not possible। उसी तरह से यहां पर ओल्ड इंग्लिश की बात बताई गई है, और ओल्ड इंग्लिश की मैं बात करूं तो ये डार्क एज इसीलिए था क्योंकि यहां पर इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट नहीं थे। ये वक्त था जिस समय ये कुछ तो इसमें ऐसे लोग हुआ करते थे ओल्ड इंग्लिश में, अगर इनकी पॉलिटिकल व्यवस्था की जाए तो राजवंश चलता था, अगर इनके सोशल की बात करूं तो सोशल इनका बड़ा ऊटपटांग था, और अगर रिलीजियस की बात करूं तो ये क्रिश्चियनिटी पर, आधे लोग क्रिश्चियनिटी पर और आधे लोग पैगन के पुजारी हुआ करते थे। बात को मेरे समझकर चलिएगा, एक एक करके चीजें समझा दूंगा। ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन है, एंग्लो सैक्सन है। एंग्लो सैक्सन की अगर मैं बात करूं तो ओल्ड सैक्सनी एक जगह था, ओल्ड सैक्सनी एक जगह था, उस जगह में रहने वाले व्यक्ति को एंग्लो सैक्सन कहा गया। फिर से सुनिएगा मेरी बात, ओल्ड सैक्सन नाम का, सॉरी, एक ओल्ड सैक्सनी नाम का प्लेस था, वहां रह रहे लोगों को एंग्लो सैक्सन कहा गया। और मैं बता दूं ये सैक्सनी प्लेस आपके ब्रिटेन में था, ब्रिटेन में था। कहां था? ब्रिटेन में। अब बहुत अच्छे से बात को समझना, सभी के सभी रोमन पर आक्रमण किया करते थे, मगर पहली दफा तो रोमन ने इनको ऐसा मार खदेड़ा भगाया कि बेचारे बड़े परास्त हुए।
इनकी 3 ट्राइब्स हुआ करती थी, एंगल, सैक्सन और जूट्स। इनकी 3 ट्राइब्स होती थी, एंगल, सैक्सन और जूट्स। उनमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल थे एंगल और सैक्सन थे, इसीलिए एंग्लो सैक्सन आया, इसीलिए एंग्लो सैक्सन आया। याद रखें, एंग्लो सैक्सन, अगर मैं इनकी बात करूं तो एंग्लो सैक्सन एक ट्राइब थी, यह एक ट्राइब थी, यह एक ट्राइब थी और इसके अंदर 3 ट्राइब्स में 3 तरह के लोग हुए। जैसे एंगल्स, सैक्सन्स, जूट्स। बात को समझने से बिल्कुल परहेज मत करना। इट वॉज वेरी पावरफुल ट्राइब्स। ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल थे और पावरफुल होने की ही वजह से इसका नाम एंग्लो सैक्सन पड़ा। इसी वजह से इसका नाम एंग्लो सैक्सन पड़ा। यही वजह थी, यही वजह थी। बात समझ में आई? दूसरी चीज, ये ट्राइब्स जितनी थी ये एक जर्मनिक ट्राइब थी। और ये सेटलर थे, सेटलर्स थे। ठीक हुई भाई बातचीत? ठीक है। यही वो वक्त था कि जब हमें अर्लीस्ट वर्क की बात अगर की जाए, अर्लीस्ट वर्क की अगर बात करें तो बियोल्फ का जिक्र बिल्कुल पीछे नहीं होगा, बिल्कुल पीछे नहीं जाएगा। अगर इस बियोल्फ की मैं बात करूं तो ये बियोल्फ अपने आप में कह सकते हो कि इट वॉज ए अर्लीस्ट वर्क ऑफ English literature. It means this is the clear point that the first work of the English literature. This one is the first work of the English literature. ठीक है ना? बात समझ में आई? बातें समझ आई? तो इतनी सी जो बात हमने किया कि इफ आई टॉक अबाउट द बियोल्फ, तो बियोल्फ इज द पोएट्री। बियोल्फ एक क्या थी भाई? पोएट्री थी। और इस पोएट्री को लिखा किसने, इसकी जानकारी नहीं थी। ये कोई नहीं जानता था कि इस पोएट्री को लिखा किसने है। मगर मैं आपको बता दूं कि दिस वॉज अर्लीस्ट वर्क ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर एंड, और मैं बता दूं कि अर्लीस्ट वर्क तो था ही, साथ ही साथ इट वॉज ए लॉन्गेस्ट वर्क। दैट टाइम poetry was written to someone and the poetry was the very long couplets also. बहुत बड़ी बड़ी पोएट्रीज होती थी। पीस ऑफ पोएट्री की बात करूं तो बहुत बड़ी बड़ी पोएम्स होती थी, बहुत बड़ी बड़ी।
वही पोएम्स बाद में इंग्लिश के लिटरेचर में ड्रामा में कन्वर्ट हुई थी, और जो जो पोएट्री में लिखा गया था उसी तरीके से तमाम लोगों को एक एक रोल दे करके स्टेज पर शो कराना शुरू कर दिया और उसी को ड्रामा बता दिया, उसी को ड्रामा बता दिया। बाद में इसमें मॉडिफिकेशंस हुए हैं, ऐसा नहीं है, बाद में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए। बाद में इसमें अपना कपलेट जुड़ गया, रिदम जुड़ गया, राइमिंग जुड़ गई, व्हाटएवर यार, जो कुछ भी था ना, अलग अलग तरीके से चीजें जुड़ती चली आई। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बोल तो दो, बोल तो दो। चलो, बहुत सुंदर बात हुई। अब आओ, अगर मैं बात करूं, ये लोग जो ट्राइब्स थे एंग्लो सैक्सन्स, ये आए कहां से थे? ये तो लेस पावर था इसके अंदर, इसके अंदर तो लेस पावर था बेचारा, इसीलिए ना बीच में ही गायब हो गया था। और मैं बता दूं एक बात और, इन्हीं एंगल से ही एंगल लैंड बना, सेक्शन को भी हटा दिया था, और वही एंगल लैंड दैट टाइम्स नोन एज वेरी वेल इंग्लैंड, यहीं से इंग्लैंड की बात आई है। कब? जब ये अलग अलग विलेजेस को अलग अलग तरीके से सेपरेटली बांटना शुरू किए, तो उसमें से एक पार्ट इंग्लैंड भी था, और इंग्लैंड को यूरोप की एक पार्ट बना दिया। अब अगर मैं बात करूं तो ये आए कहां से थे भाई? कह सकते हो कि दे वर कम फ्रॉम, ये लोग आए कहां कहां से थे? तीन जगहों से आए थे, तीनों, इसीलिए तीन अलग अलग ट्राइब्स थी, तीनों इसीलिए अलग अलग ट्राइब्स थी। ध्यान रखना, तीनों अलग अलग जगह से आए थे। कहां कहां से? जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड। कहां से भैया? जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड। इन तीन प्लेसेस से, अलग अलग जगहों से ये लोग आए थे, अलग अलग जगह से, अलग अलग जगह से ये लोग आए थे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कुछ लोगों ने इसी को अर्ली मेडाइवल पीरियड भी कहा है, याद रहे, अर्ली मेडाइवल पीरियड भी कहा है कुछ लोगों ने, कुछ सज्जन लोगों ने इसको अर्ली मेडाइवल पीरियड भी कहा है। ठीक है, ठीक है भाई। आइए, इसी में दो लोग आए थे, एक आया बेड और एक आया किंग अल्फ्रेड। एक आए बेड और एक आए किंग अल्फ्रेड। बेड ने एक बड़ी अच्छी रचना इस समय पर लिखी थी, बहुत ही बेहतरीन, इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ये बनाकर रखा इन्होंने। बात समझ में आई? और बता दूं कि ये जो टाइम था ना, दैट टाइम वाज नोन एज वार टाइम या वार पीरियड।
क्यों? क्योंकि ये वक्त ऐसा था कि इस वक्त पर इतना ज्यादा युद्ध हुआ करता था, एक दूसरे की राज सत्ता को छीनने के लिए, एक दूसरे की राज गद्दी पर बैठने के लिए बहुत लड़ाइयां होती थी, बहुत लड़ाइयां होती थी। याद रखिएगा, याद रखिएगा। और एक चीज बता दें आपको, और एक चीज बता दूं, कहते हैं ना भाई कि क्रिसमस डे आप लोग मनाते हो ना, तो क्रिसमस ट्रेडिशन की अगर मैं बात करूं तो कम्स फ्रॉम, क्रिसमस ट्रेडिशन भी यहीं से आई है। कहां से? एंग्लो सैक्सन से। एंग्लो सैक्सन से, यानी क्रिसमस की ट्रेडिशन भी एंग्लो सैक्सन से आई। एंग्लो सैक्सन से क्रिसमस ट्रेडिशन बनी। बात समझ में आ रही है? चलिए, जो एंग्लो सैक्सन का ग्रुप था ना, जो एंग्लो सैक्सन का ग्रुप था, मोस्ट ऑफ द पीपल, the group of Anglo-Saxons were farmer warrior. फार्मर वॉरियर्स थे। मतलब कहने का कि ये सभी लोग कोई बहुत बड़े क्रांतिकारी या बहुत बड़े युद्ध करने वाले पहले से नहीं थे, किसान थे, किसान थे, गरीब परिवार से थे। लेकिन यहां पर इनको अगर मैं कहूं तो ये सभी के सभी एंग्लो सैक्सन्स के जो वॉरियर्स थे, किसान के वॉरियर थे, किसान थे। और मैं बता दूं कि ये ब्रिटेन में रहे हैं। कहां? ब्रिटेन में, यानी अगर मैं कहूं तो लिव्ड इन ब्रिटेन ओवर 1000 ईयर, हजारों वर्ष राज किया है। हजारों वर्ष, थोड़े से नहीं, हजारों वर्ष राज किया। एक छोटी सी और बात बता दूं आपको, एक छोटी सी और बात बता दूं। Day of the week comes from Anglo-Saxons. जो हम लोगों के पास सप्ताह के दिन होते ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सब एंग्लो सैक्सन से आया। ये सब एंग्लो सैक्सन से आया, एंग्लो सैक्सन से ये आया। बात समझ में आई? इन लोगों ने 4th सेंचुरी में, लगभग आपके 4th सेंचुरी में इन्होंने आक्रमण किया था, बहुत खतरनाक। मगर रोमन की जो आर्मी थी इनको हरा दी, और बुरी तरीके से हरा दी। ये बेचारे भगे, ये बेचारे बहुत तेजी से भगे। मगर इनमें एक नई ऊर्जा आई और 450 में अगेन इन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करके जीते। फिर बाद में ये राज करना शुरू कर दिया। जीते क्या?
वो रोमन का राजा खुद ही चला गया, ठीक है ना, रोमन कांकर खुद ही चला गया, तो क्या करेंगे? बात समझ में आ रही है? तो ये जो सारी चीजें, एक चीज और, ये लोग मैजिक पर बहुत बिलीव करते थे। दे बिलीव्ड इन मैजिक, मैजिक पर बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, मतलब जादू टोने पर ना बहुत इनको भरोसा था। जादू टोना, मैजिक, ये सब बहुत ज्यादा ये लोग पसंद करते थे, है ना, बहुत ज्यादा इनको अच्छा लगता था। ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलिए कुछ और इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एंग्लो सैक्सन्स चाहते क्या थे। एंग्लो सैक्सन्स चाहते क्या, मतलब उनकी सीन क्या थी? तो एंग्लो सैक्सन्स जो थे ना, एंग्लो सैक्सन्स जो थे ये मोस्टली दे वांट टू लिव वुडी हाउस। ये कभी भी पत्थर उत्थर का यूज नहीं करते थे घर बनाने के लिए। पत्थर उत्थर का नहीं यूज करते थे ना, तो वहां रहते थे। ये हमेशा क्या करते थे कि लकड़ी के ही घरों में, क्योंकि ये सब होते थे लड़ंके टाइप के, कितना घर बर्बाद करेंगे, कितना तोड़ेंगे, ये सब झगड़ालू टाइप की प्रजातियां थी। तो ये सब इसी वजह से लकड़ी के घर को बनाते थे, ताकि युद्ध हो, झगड़ा हो, टूट जाए तो जाने दो, बर्बाद हो जाए। और सबसे खास बात मैं बता दूं कि दे वांटेड टू लिव इन नेचुरल प्लेस। नेचुरल प्लेस जहां पर नदी, पहाड़, झरने, ये सारी चीजें हों, वहां पर ये रहना ज्यादा पसंद करते थे। वहां पर ये ज्यादा रहना पसंद करते थे। ठीक है, वहां ये ज्यादा रहते थे ताकि इन्हों फूड जो है ना नेचुरल मिले, और नेचुरल फूड ये खाकर अपने जीवन को बिताया करते थे। ठीक है भाई, कोई समस्या बोलो। कई सारे टाउन्स, कई सारे विलेज को मिलाया, मेनी टाउन एंड विलेजेस को इन्होंने बनाया, इंक्लूडेड इंग्लैंड। बहुत सारे विलेजेस को इन्होंने बनाया, साथ ही साथ उनमें से एक इंग्लैंड भी था, उनमें से इंग्लैंड भी था। और यही एक बात रही, एंगल प्लस लैंड इज इक्वल टू इंग्लैंड हुआ। एंगल प्लस लैंड इज इक्वल टू इंग्लैंड हुआ, यही बात थी। ठीक है ना? अगर मैं एंगल की बात करूं
तो ये कैंट से आए थे, कैंट से आए थे, सॉरी ईस्ट एंग्लिया से आए थे। ईस्ट एंग्लिया से आए थे। जूट्स की बात करूं तो कैंट से थे, कैंट से थे। और सेक्सन की बात करूं तो ये कई जगह से मिलके आए थे, जैसे इसेक्स, वेसेक्स, सेसेक्स। मिडल सेक्स भी था। इसी को हम म्यूज, एक ट्रिक दे सकते हैं, म्यूज, म्यूज। ठीक है भाई। अब इस तरीके से इनमें जो भी सीन रहा इनका, वो एक अलग अलग सीन क्रिएट हुआ और अलग अलग तरीके से इन्होंने अपने जीवन का निर्वहन किया। यहां पर मोस्टली इतनी ही बातों को जानना इंपॉर्टेंट था, इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। आपको मैं बता दूं कि इसके बाद जो हम लोग एज की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, यानी कि कल हमारी जो एज की हिस्ट्री होने वाली है, कल या परसों जो भी, याद रखिएगा कि वो 1066 to 1400 यानी कि हम चौसर के जमाने को पढ़ेंगे। हम जाफरी चौसर के जमाने को पढ़ेंगे और जाफरी चौसर से ही आपके लिए बेहतरीन से क्वेश्चन तैयार होते हैं। ध्यान रहे कि जाफरी चौसर अपने जमाने के फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रहे और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी रहे, मगर उन्होंने कुछ बातें ऐसे कमी की लिटरेचर में कि शेक्सपियर को लेकर के काम, और शेक्सपियर ने एक बेहतर सी पोएट्री, सोनेट उन्होंने दिया, और जिसकी वजह से शेक्सपियर को द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा गया, द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा गया। तो ये याद रखिएगा, इस बात को समझिएगा, और ये पूरी तरह से इस बात को आप तैयार कर लो। इसमें आपको जितनी बातें समझनी जाननी है उतनी बातें मैंने बता दी। तो आगे की बातें कल करूंगा। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।